हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे, जहां हम अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कितने प्रबल हैं, इसकी जांच हम कैसे करते हैं, किस स्केल से करते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा विलयन अधिक प्रबल है, कौन सा प्रबल का मतलब कौन सा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 वीडियो में। इससे पहले भी हमारा अध्याय 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। शुरू से उन चीज़ों को समझने में आसानी होगी, जहाँ पे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया गया है कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। जो अम्ल होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके कौन से आयन देते हैं, जो क्षारक होते हैं वो कौन से आयन देते हैं, दोनों में समानताएं क्या है, इन सभी बिंदुओं में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में चर्चा किया है। तो आज हम पार्ट 3 वीडियो में अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आप हमारे अगर YouTube चैनल फ्री क्लास 5 स्टार पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम अध्याय को पार्ट 3 को शुरू करते हैं। हमसे कह रहा है कि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम एक नॉर्मल जो हमारा था, तो हमारे पास अम्ल और क्षारक के लिए हमने सूचक देखे थे। तो कुछ प्राकृतिक सूचक को भी हमने देखा था, कुछ संश्लेषी सूचक भी थे। संश्लेषी सूचक में मेथिल, ऑरेंज और फिनोल्फथीन थे, जबकि प्राकृतिक सूचक में हमारा लिटमस पत्र था, हल्दी था, जेरेनियम का जो पंखुड़ी था। तो ये सब क्या थे, प्राकृतिक अति थे, सूचक थे, जिससे हमने परखा था और दोनों में अंतर स्पष्ट कर किया था कि जो अम्ल कैसे हैं, तो अम्ल कैसे होते हैं, क्षारक कैसे होते हैं, ये लिटमस पत्रों को किस तरह से रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो उन सभी के बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था, ये हमने किया था। पिछले अध्याय में हमने हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन के विलयनों की सांद्रता कम होना या तनुकरण के बारे में पढ़ा था। तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, उनके विलयनों की सांद्रता का कम होना ही क्या कहलाता है, तनुकरण हमने कहा था। और जो अम्ल क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तनुकृत हो जाते हैं। हमने पिछले ही अध्याय में इसके बारे में चर्चा किया था पार्ट 2 में। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? तो हाँ, क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? तो हम ये भी प्रबल पता कर सकते हैं कि अम्ल और जो क्षारक है वो कितना प्रबल है। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हम इन सूचकों के बारे में जानते हैं उसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, जिसके द्वारा ये क्या होते हैं, तो इन अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, इसका उपयोग करके हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की जो आयन होगी वो हमारा क्या कहलाता है, उसकी सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो हाइड्रोजन की सांद्रता। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन की सांद्रता। अब हम इस कह रहा है आगे हमसे कि इस पीएच में पी सूचक है। पीएच में क्या है, तो पी सूचक है, जिसे पुसांस या पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ है शक्ति। तो यहाँ पे पी जो होता है वो क्या है, एक सूचक है, जिसका क्या हिंदी में पुसांस होता है, जिसको अंग्रेजी में पोटेंज कहते हैं। ये जो पुसांस है ये क्या है, तो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति।
इस पीएच स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारा पीएच स्केल होता है इसमें 0 से लेकर 14 तक दर्शाए रहते हैं नंबर। कितने? तो 0 से 14 तक। 0 जो होंगे अधिक अम्लता को दर्शाते हैं, क्या? तो अधिक अम्लता को और 14 जो होता है वो अधिक क्षारीयता को दर्शाता है, अधिक क्षारीयता को दर्शाता है। अब देखिए, साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता हो। किसको दर्शाता हो? क्षारीयता को दर्शाता हो। जैसा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अगर अधिक है तो पीएच क्या होगा? उसका उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान जो होगा 7 होगा। तो कोई भी अगर उदासीन विलयन है तो पीएच का मान क्या होगा? 7 होगा। और उदासीन विलयन क्या किसे कहते हैं? तो लवण को कहते हैं। तो जो भी लवण होंगे उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। अगर पीएच में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो क्या होता है? अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच में 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में हाइड्रोक्साइड की सांद्रता को वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच जो तो हम कह सकते हैं कि जो 7 है वो क्या है? उदासीन है। जो 0 से 7 से कम होगा, 7 से कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन हो जाएगा। और 7 से 14 तक जो होगा वो हमारा क्या है? हाइड्रोक्साइड की सांद्रता को दर्शाता है और वह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अब पीएच में जो सार्वत्रिक सूचकांक है उसको अंतः भारतीय पेपर पर ज्ञात किया जाए। अब ये देखिए कि हमारा चित्र 2.6 में ये हमारा क्या दिया हुआ है? पीएच एक स्केल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? पीएच स्केल दिया हुआ है। तो इसमें 0 से लेकर 14 तक होते हैं। क्या होते हैं? 0 से 14 तक। 0 जो होते हैं वो अधिक अम्लीयता को दर्शाते हैं, अधिक अम्लीयता। 14 जो होते हैं वो अधिक क्षारीयता को दर्शाते हैं। अब देखिए, जो अधिक अम्लीयता को और अधिक क्षारीयता को दर्शाता है, जो हमारा 7 होते हैं वो क्या है? उदासीन है। जो 7 होंगे वो उदासीन विलयन है। तो जब हम 7 से नीचे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी इस तरफ से। अगर यहाँ 7 से हम इधर जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्षारीयता बढ़ेगी। अम्लीयता में हाइड्रोजन आयन और क्षारीयता में हाइड्रोक्साइड आयन क्या होती है? क्षारीयता में हाइड्रोक्साइड आयन, अम्लीयता में हाइड्रोजन आयन। तो कभी भी आप देखिएगा, अगर आपसे जो सांद्रता हो अगर दिया हो 7 से कम तो हम समझेंगे 7 से कम तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा, क्या होगा? क्षारीय होगा। इसे हम लोग बेस भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसे क्या कहेंगे? एसिड कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जैसे दी गई सारणी 2.2 में विलयन के पीएच मानों की जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। आपके प्रेक्षणों के आधार पर पदार्थ की प्रकृति कैसी है तो हम जांच करेंगे और पता करेंगे पीएच में उसकी मान क्या है। तो अगर पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी तो पीएच का मान अगर 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय होगा, 7 होगा उदासीन होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारणी 2.2 में दिया हुआ है। इसमें क्रम संख्या दिए हुए हैं। यहाँ हमारा विलयन है, यहाँ पीएच पत्र का रंग है, यहाँ लगभग पीएच मान है, यहाँ पदार्थ की प्रकृति है। अब लार जो होते हैं खाना खाने के पहले उस लार में क्या है तो इन सभी को हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो पीएच पत्र पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो ये अम्लीय होता है तो ये रंग क्या हो जाएगा? लाल। लगभग पीएच कितना होता है? तो लार का जो लगभग पीएच होता है वो 6.8 से 7.9 तक होता है। इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो अम्लीय होगी।
अम्लीय होगी। यहाँ पर देखिए खाने के बाद, तो खाने के बाद जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, अति थोड़ा सा माने लाल ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है वो 7.8 के आसपास होगा। ये क्या होगा, तो क्षारीय प्रवृत्ति की रहेगी। क्या क्षारीय रहेगी। नींबू का रस जो होता है, नींबू का रस का जो रंग होगा वो कैसा होगा, तो लाल होगा, लाल होगा। ये पीएच मान क्या होते हैं, तो नींबू का 2 होता है। ये कैसी प्रकृति की रहेगी, तो अम्लीय रहेगी। आगे यहाँ देखिए रंग रहित वातित पेय है, तो वातित पेय का क्या होता है, तो पीएच कैसा रहेगा, तो ये ब्लू की तरफ हल्का सा ब्लू रहेगा, लाइट ब्लू। तो ब्लू पीएच क्या होता है, तो 10 होता है और इसकी प्रकृति कैसी है, तो क्षारीय है। यहाँ पे देख गाजर का रस जो होता है वो कैसा है, तो इसकी जो प्रकृति कैसी रहेगी, तो अम्लीय है, तो लाल रह सकती है। इसकी जो लगभग पीएच होते हैं वो 6.14 होते हैं। ये प्रकृति क्या रहेगी, तो अम्लीय रहेगी। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का पीएच मान जो होता है ये अम्लीय होता है और ये किस कलर की रहेगी, अम्लीय होता है, तो लाल होता है। इसकी जो रेंज होगी वो 4.85 से आप 5.10 होता है। प्राकृतिक जो इसकी कॉफ़ी की अम्लीय होती है। अब टमाटर का रस है, तो टमाटर का हमारा रस है, इसका पीएच मान जो होता है ये प्राकृतिक लाल होती है और ये कितना होता है, तो 4 होता है और ये भी अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय होगी। अब हमारा है नल का जल, तो नल का जल क्या होता है, तो रंगहीन होंगे। इनकी जो पीएच होते हैं वो लगभग 7 होते हैं और ये प्रकृति कैसी रहेगी, तो उदासीन रहती है। प्रकृति कैसी रहेगी, तो उदासीन रहे। 1 mNOH, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 m दिया हुआ है। 1 m जो होता है मोलरिटी को कहते हैं। क्या है हमारा, तो m जो होता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और 1 m का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम लोग हिंदी में मोलारता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलारता भी कहते हैं, जो हम आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। तो 1 mNOH हो जाएगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी जो प्राकृतिक रहेगी वो कैसी रहेगी, तो ये कैसा रहेगा, तो ब्लू कलर का रहेगा, ब्लू नीला रहेगा। इसकी अम्लीय कितना होगा पीएच मान, तो लगभग पीएच मान जो होता है कि NOH का 13 होता है और ये कैसी प्राकृतिक में रहती है, तो क्षारीय रहती है। अब हमारा 1 mHCl है, तो ये कैसा रहेगा, लाल रहेगा। इसकी जो पीएच मान होती है वो 0 होता है और ये कैसी रहेगी, तो लाल रहेगी। अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ हमारा जठर रस है। जठर रस जो होते हैं वो लगभग 1.2 के बराबर होते हैं। कैसी रंग है, तो लाल है, लाल से हल्का सा ऑरेंज टाइप के। यहाँ नींबू देख सकते हैं, तो हमारा क्या होता है, 2.2 होता है। नींबू का रस का क्या होता है, तो 2.2 होते हैं, तो 2 से 3 के बीच में होते हैं। ठीक है, 2.2 होते हैं। अब यहाँ देखिए शुद्ध जल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। शुद्ध जल जो होते हैं उदासीन होते हैं, उनकी जो पीएच मान होते हैं वो 7 होते हैं। रक्त हमारा होता है वो 7.4 होता है पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाता है, MgOH/2। इसकी जो होती है वो 10 होती है पीएच वैल्यू और ये कैसी है, तो क्षारीय प्रवृत्ति की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो लगभग हमारा 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। ये क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। अब हम आगे देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो जो हमारा अम्ल या क्षारक है उसकी शक्ति जो होगी वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो क्या होगा, वो क्षारीयता की तरफ होगी। हाइड्रोक्साइड की आयन कम होगी, वो अम्लीयता की तरफ। तो संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो यह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। तो ये अलग अलग मात्रा में क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आयन होंगे वो अधिक मात्रा में
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वो अम्ल जो होंगे वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे अधिक प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल कहलाएंगे। तो जो अधिक हाइड्रोजन आयन करेंगे प्रबल अम्ल, और जो कम हाइड्रोजन आयन करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षार क्या होंगे? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन अगर अधिक उत्पन्न करेगा वो प्रबल क्षार हो जाएंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन कम उत्पन्न करेंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षारक हो जाएंगे। अब हम आगे जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन अधिक तो प्रबल क्षार, अधिक प्रबल क्षारक, और हाइड्रोक्साइड आयन कम तो दुर्बल क्षारक। अब हम आगे देखते हैं 2.3.1 में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हमारे डेली के जीवन में पीएच का महत्व क्या है उसे हम लोग समझते हैं। अब हमसे कह रहा है कि क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो जो हमारे शरीर का पीएच रेंज होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच का रेंज में काम करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। जो जीवित प्राणी है वो केवल इसी रेंज में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा कब कहलाएगा? तो हम कहेंगे कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है वो हमारा अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों को उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। तो जब पानी में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसे में जीव जो धारी होते हैं वो उनको जीवन यापन करने में उत्तरजीविता में क्या होगी, बहुत ही कठिनाई होगी। अब हम आगे देखते हैं जो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। क्या आपको पता है इस पर जीवन संभव है? तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है तो इस पर जीवन क्या होगा, संभव नहीं होगा, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमारे स्किन को जला देंगे। तो शुक्र पर जो जीवन होगा वो संभव नहीं होगा। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? तो मेरे जो बगीचे हैं उसके मिट्टी की पीएच क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे खेतों में अच्छी अगर उपज चाहिए तो उसके लिए क्या होनी चाहिए कि पौधे की जो पीएच हो वो रेंज है वो आवश्यकता पर डिपेंड करती है, और उसकी पीएच रेंज जो होनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग सामान्यता होनी चाहिए। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए। क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप 1.2 को देखते हैं। एक परखनली में 2 ग्राम मिट्टी रखिए, उसमें 5 मिलीलीटर जल मिलाइए। परखनली की सामग्री को हिलाइए, सामग्रियों को छानिए, परखनली में निस्यंद एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद के पीएच की जांच करिए। अपने क्षेत्र के पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है उसे हम लोग देखते हैं। यह अत्यंत रोचक। हमारा उदर का मतलब होता है पेट। हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो हमारा क्या करता है, पेट जो हमारा उदर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसे वो उत्पन्न करता है। क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पचाने में सहायक होते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं वो हमारे उदर में जो भी भोजन होते हैं उन्हें पचाने में सहायक होते हैं। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। तो जब अपच हो जाते हैं, कोई खाना हमारे शरीर में नहीं पचता है, तो उस समय क्या होता है कि जो उदर होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उदर में माने पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। क्या होता है, तो दर्द और जलन का महसूस होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड
जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्षारकों का उपयोग करेंगे। इस अध्याय के आरंभ में ऐसे ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा, एक एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन करता है। तो जो हमारा एंटीसिड होते हैं वो क्या करते हैं, तो अधिक मात्रा में जो अम्ल होते हैं उनको क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ये दुर्बल क्षार है। अब हम आगे देखते हैं पीएच के परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो पीएच के परिवर्तन के कारण ही हमारा क्या होता है, दंत क्षय होता है। मुंह में के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान है अगर वो 5.5 से कम होंगे तो क्या होगा, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनामेल, दंत वल्व कैल्शियम हाइड्रोक्लिसिट, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट। इसका जो एनामेल बने होते हैं वो किसके होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों को निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसे बचा किया जा सकता है। इसलिए जब भी हम भोजन करें तो हल्का सा हमें ब्रश कर लेना चाहिए, इससे हम बचाव कर सकते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्लता की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो दंतमंजन होते हैं उनमें हम लोग अम्ल की अधिक मात्रा रहती है, तो इसको उदासीन करने के लिए हम लोग क्षारीय जो होंगे उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, क्षारीय का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगा कि वो विलयन को जो होंगे वो उदासीन कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, दंत क्षय हमारा रुक जाएगा। आगे हम देखते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। तो मधुमक्खी जो होते हैं वो अपने साथ एक डंक में अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। नेटल के डंक वाले जो बाल होते हैं वो कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, तो मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द अनुभव होते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? अब हम आगे सारणी 2.3 में कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए गए हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। सिरका प्राकृतिक स्रोत से है, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। प्राकृतिक स्रोत तक खट्टा दही, इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। हमारा संतरा है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध है तो दही है तो उसमें क्या, लैक्टिक अम्ल। नींबू में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी की डंक जो होती है वो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में क्या पाए जाते हैं, मेथनोइक अम्ल। नेटल के भी डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा प्राकृतिक जो होते हैं वो कुछ अम्ल है जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो संतरा होंगे सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका जो होते हैं उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर जो हम लोग खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली होते हैं उनमें टार्टरिक अम्ल होते हैं। अब हम आगे
प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो हमसे पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपके पास दो विलयन है ए एवं बी। विलयन ए के पीएच मान 6 एवं विलयन बी के पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है? तो विलयन ए का मान कितना है? विलयन ए का मान कितना है? 6 है, पीएच मान 6 है। तो विलयन क्या होगा? पीएच मान 6 है, तो हम जानते हैं कि 7 से कम रहता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो हमारा विलयन ए क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पीएच मान क्या है? 7 से कम है। अब देखिए बी हमारा विलयन है, इसका पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? 8 है। तो हम जानते हैं कि 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारकीय होता है। तो यहाँ पर ये विलयन क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ये हमारा अम्लीय हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है? सांद्रता पूछ रहा है। तो विलयन ए में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अम्ल है। क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक। क्यों? क्योंकि अम्ल है। और अगर इसमें रहेगा क्षारीय में तो क्या हो जाएगा? यहाँ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कम रहेगी। अब हम आगे 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो हमसे 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता की जो होती है वो आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्लीय होता है। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? विलयन की सांद्रता भी बढ़ती है। क्या होगा? विलयन की सांद्रता बढ़ती है। अब हमारा 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो एक क्षारीय, यह क्षारीय क्यों होता है? पूछ रहा है कि अगर हाइड्रोजन आयन होता है क्षारीय विलयन में तो फिर ये क्या होते हैं? क्षारीय क्यों होते हैं? तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो विलयन होते हैं उसमें, क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन क्षारीय विलयन में होते हैं क्योंकि इसकी जो सांद्रता है वो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से कम होती है। क्या होती है? हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो क्षारक होते हैं तो हम जानते हैं क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। और जो हमारा अम्ल है उसमें क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो क्षारक में तो हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन ये जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन जो होते हैं कम होते हैं। तो अधिक होने के कारण बस यह विलयन क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होने के कारण ये विलयन हमारा क्षारीय होता है। अगर हाइड्रोजन आयन अधिक होता तो क्या हो जाता? अम्लीय होता। अब हम आगे 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा के किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है? तो 3 जो दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, उसके बाद क्या है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारा चौक दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि जब खेत की मृदा अम्लीय होती है, जब क्या होगा? खेत की जो मिट्टी होगी वो अगर अम्लीय होगी तभी हमें जो होता है कि किसान को उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ताकि को क्या हो कि मिट्टी को वो क्या करता है? अम्लीय रहता है मिट्टी, तो हाइड्रोक्साइड ये सब मिलाते हैं तो वो जो होता है कि मिट्टी को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? मिट्टी को उदासीन कर देता है। उदासीन, क्योंकि अम्ल है। और क्षारक मिलाने से क्या बन जाते हैं? लवण बन जाते हैं। और तो लवण जो होते हैं वो मिट्टी को क्या करेंगे? उदासीन कर देंगे। इसीलिए इसमें पीएच परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो जब मिट्टी उदासीन हो जाएंगे तो खेती के लिए हमारा जो मिट्टी होगा वो अच्छा हो जाता है और हम उस पर खेती कर सकते हैं। अगर क्षारीय हो या अम्लीय हो तो उसमें खेती करना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि फसल का जो ग्रोथ होगा, विकास होगा, वो अच्छे तरह से नहीं हो पाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में देखेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो लवण हमारा क्या होते हैं उसके बारे में अधिक जानकारियों की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे हैं वीडियो, अगर आपको कोई
चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है या किसी चीज़ को समझने में परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहाँ पर आपको परेशानियों को समझा जाएगा और बेहतर तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपको समीकरण संतुलित भी करने नहीं आता है या किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से हम आप मिलकर उस चीज़ों से लड़ेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।